एबीए थेरेपी, ये नाम अक्सर सुनने में आता है, खासकर ऑटिज्म के संदर्भ में। पर ये असल में है क्या और ये काम कैसे करती है? आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाएंगे और इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से, आखिर ये एबीए थेरेपी है क्या? देखिए, एबीए का पूरा नाम है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ये कोई एक खास तकनीक नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं सीखने और व्यवहार के विज्ञान पर आधारित एक थेरेपी है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये समझना है कि हमारा व्यवहार कैसे काम करता है, हमारे आसपास का माहौल उसे कैसे प्रभावित करता है और हम असल में सीखते कैसे हैं। तो फिर इसका असल मकसद क्या है? एबीए के लक्ष्य बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब एक तरफ तो ये कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स जैसे जरूरी व्यवहार को बढ़ाने में मदद करता है, और दूसरी तरफ उन व्यवहारों को कम करता है जो सीखने में रुकावट डालते हैं या किसी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एबीए आखिर व्यवहार को समझता कैसे है? इसका राज छिपा है इसके सबसे बुनियादी सिद्धांत में, जिसे व्यवहार का एबीसी कहा जाता है। चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। ये 3 स्टेप वाला मॉडल ही आप कह सकते हैं एबीए की नींव है। ए यानी एंटीसीडेंट, ये वो ट्रिगर है जो व्यवहार से ठीक पहले होता है। बी यानी बिहेवियर, जो कि व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। और सी मतलब कॉन्सिक्वेंस, यानी उस व्यवहार का फौरन बाद होने वाला नतीजा। इन तीनों को समझना ही व्यवहार को समझने की चाबी है। चलिए इसे एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए माइकी अपनी माँ के साथ बाजार गया। वहां उसे अपनी पसंदीदा कैंडी दिखी। ये है हमारा ए यानी एंटीसीडेंट। उसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये हुआ बी यानी बिहेवियर। और फिर क्या हुआ? उसकी माँ ने उसे कैंडी दे दी और वो चुप हो गया। ये है सी यानी कॉन्सिक्वेंस। देखा कैसे ये तीनों कड़ियां एक साथ काम करती हैं? तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि जो परिणाम था, मतलब कैंडी मिलना, उसने चिल्लाने वाले व्यवहार को और मजबूत कर दिया। और यहीं पर एबीए की एक मुख्य रणनीति पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट काम आती है। जब किसी अच्छे व्यवहार के बाद कुछ अच्छा होता है, जैसे तारीफ मिलना या कोई पसंदीदा चीज, तो उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन क्या एबीए हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थेरेपी पिछले कुछ दशकों में आप कह सकते हैं कि काफी बदल गई है। आइए देखते हैं कि ये कैसे सख्त स्ट्रक्चर्ड तरीकों से आगे बढ़कर आज के नेचुरल और ज्यादा लचीले तरीकों तक पहुंची है। 1960 के दशक की बात करें तो तब एबीए में डीटीटी यानी डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग का बहुत इस्तेमाल होता था। ये एक बेहद स्ट्रक्चर्ड तरीका था जिसमें किसी भी स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक कंट्रोल्ड माहौल में बार बार दोहराया जाता था। यहाँ पर दोनों तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है डीटीटी जो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, टीचर के नेतृत्व में होता है, और दूसरी तरफ है आज का तरीका एनएटी यानी नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग, जो सीखने का एक ज्यादा लचीला, बच्चे की पसंद पर आधारित और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा तरीका है। अब बाहरी इनामों की जगह सीखने की प्रक्रिया में ही मिलने वाले नेचुरल रिवॉर्ड्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एबीए की आलोचना भी होती है। न्यूरो डाइवर्सिटी आंदोलन के समर्थकों का मानना है कि सिर्फ सामान्य दिखने वाले व्यवहार सिखाने पर जोर देना किसी व्यक्ति की असली पहचान और उसकी आज़ादी को दबा सकता है। और इसी वजह से आज का मॉडर्न एबीए इन चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेता है और बच्चे की सहमति और उसकी व्यक्तिगत पसंद का सम्मान करने पर जोर देता है। तो आज की तारीख में एक मॉडर्न एबीए प्रोग्राम कौन चलाता है? चलिए इस टीम के प्रोफेशनल्स को समझते हैं। इस टीम को लीड करता है एक बीसीबीए यानी बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट। ये वो एक्सपर्ट है जो हर बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से एक व्यक्तिगत मूल्यांकन करता है और फिर एक कस्टमाइज प्लान बनाकर उसकी देखरेख करता है। एक बीसीबीए की जिम्मेदारियां काफ़ी बड़ी होती हैं। वो बच्चे के लिए एक खास प्लान बनाते हैं, अपनी टीम को ट्रेन करते हैं, परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं और सबसे ज़रूरी, डेटा के आधार पर लगातार ये देखते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है और प्लान में क्या बदलाव करने हैं। तो बीसीबीए के गाइडेंस में काम करते हैं आरबीटी यानी रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन। ये वो लोग हैं जो सीधे बच्चे के साथ काम करते हैं और बीसीबीए द्वारा बनाई गई ट्रीटमेंट प्लान को असल में लागू करते हैं।
तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर कोई परिवार अपने बच्चे के लिए एक अच्छा एबीए प्रोवाइडर ढूंढ रहा है तो उन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? एक अच्छे प्रोवाइडर को चुनने के लिए ये चेकलिस्ट बहुत काम आ सकती है। सबसे पहले ये देखें कि स्टाफ सर्टिफाइड है या नहीं। दूसरा, ये पक्का करें कि थेरेपी का प्लान बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से बना हो, ना कि कोई बना बनाया फॉर्मूला हो। तीसरा, क्या वो प्रोग्रेस को नापने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या माहौल सुरक्षित है और क्या बच्चे की सहमति और उसकी भाग लेने की इच्छा का पूरा सम्मान किया जाता है। और आखिर में ये सब हमें उस सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, थेरेपी किसी बच्चे की अपनी पहचान का सम्मान करते हुए उसमें नए स्किल्स कैसे बना सकती है। एक अच्छे और नैतिक एबीए प्रोग्राम का लक्ष्य सिर्फ व्यवहार बदलना नहीं होता, बल्कि एक इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना होता है, उसकी अपनी पहचान और स्वायत्ता का सम्मान करते हुए।